आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है एक नया अंत। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी ने हमें जीवन में बहुत कष्ट पहुंचाया हो तो मौका मिलने पर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन कष्टों से हम गुजर चुके हैं वे दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैंने किचन में पैर रखा ही था कि डोरबेल बजी। मैं चौंकी। कमलाबाई तो आज छुट्टी पर है। नवीन को भी ऑफिस गए काफ़ी देर हो चुकी है। फिर सुबह सुबह कौन होगा। दिल ही दिल में यह सब सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो संपदा थी, साथ में विजय भी था। विजय ने जल्दी से कहा, मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को संपदा को लेने आऊँगा, पापा से भी मिल लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, डिनर यहीं करके जाना। तो वह हाँ ठीक है कहता हुआ जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद संपदा और मैं ड्राइंग रूम में आए। संपदा काफ़ी कमज़ोर लग रही थी और काफ़ी दिनों बाद आई थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा ऐसा करो, तुम अंदर थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस आप आ जाओ, मेरे साथ बैठकर बातें करो, खाना हम मिलकर बना लेंगे। उसने कुछ उदासी से कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हारा नाश्ता एक स्लाइस के साथ एक कप चाय पी ली होगी। कितनी बार कहा है, इस हालत में अपने खाने पीने का खास ध्यान रखा करो, दूध पिया करो, फल खाया करो। लेकिन आजकल की लड़कियों की समझ में हम पुराने लोगों की बातें आती ही नहीं। रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। मैं किचन में जाकर उसके लिए मिल्क शेक बनाने लगी तो मुझे वह अपना समय याद आ गया जब मैं संपदा जितनी थी। और इसी तरह मैं भी जब मायके आया करती थी तो मेरा दिल भी यही चाहता था कि माँ मेरे पास बैठी रहे। मैं मिल्क शेक लेकर संपदा के पास आई। उसका मुरझाया चेहरा देखकर मैं चौंक गई। पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, क्या होना है तबीयत को? बिल्कुल ठीक है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुझे पूरी तरह चुभा। फिर ऐसी गुमसुम से क्यों हो? मैंने कुरेदा, जो आमतौर पर मेरा स्वभाव नहीं था। लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए पूछ ही लिया। मम्मी, मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरी तबीयत खराब है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने उस पर चिंतित दृष्टि डालते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखो, खाओ पियो, आराम का समय निश्चित करो। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रही हूँ। मम्मी, यह बात नहीं है। मैं पहले इस बात पर हंसा करती थी कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, लेकिन अब इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी बेटी संपदा का विवाह साल भर पहले ही हुआ है। विजय हमें सभ्य और समझदार लगा था। उसके पिता भी अच्छे पद पर थे। उससे बड़ी दो विवाहित बहनें थीं। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी और विजय की माँ सुभद्रा देवी मुझे ठीक ठाक लगी थी। देखने में तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हुई जो संपदा इतनी दुखी लग रही थी? मम्मी, आपको बताया था ना कि आजकल मुझे सुबह उठा नहीं जाता। उल्टियों की वजह से बुरा हाल है। लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ और घर के कामों से जान छुड़ा रही हूँ। वहाँ सबका मूड खराब हो जाता है। मम्मी, मुझसे सहन नहीं होता। कहते कहते संपदा रोने लगी तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने पूछा, और विजय, वह तो तुम्हारा ध्यान रखता है ना? हाँ मम्मी, शुरू शुरू में तो वो बहुत खुश थे, लेकिन आजकल माँ जी का ख़राब मूड देखकर कुछ बोलते ही नहीं। इस पर मेरा दिल और टूट जाता है। मम्मी, एक लड़की के लिए उसकी ससुराल में उसके सबसे मजबूत सहारा उसका पति ही होता है। अगर वह भी उसका साथ नहीं देगा तो वह कहाँ जाएगी? देखो बेटा, इतने दिनों तबीयत ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन तुम हिम्मत रखो। अगर तुम भी अपनी बड़ी बहन सुखदा की तरह अकेली रहती तो भी तुम्हें सब कुछ करना पड़ता। तब घर वालों के रोज़ नए मूड तो नहीं देखने पड़ते। रवि जीजा ने ऐसी हालत में दीदी का कितना ध्यान रखा था। बेटा, ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, समय के साथ ये
खुद ही हल हो जाएंगी। अब तुम टेंशन छोड़ो, सुक्ता को भी फ़ोन कर दो कि शाम को वह भी यहाँ आ जाए। सब मिलकर खाना खाएंगे साथ में। क्या बनाऊँ बताओ? मम्मी, मेरा दिल कर रहा है कि आज पापा के लिए छोले बनाऊँ। आपको याद है ना, पापा को आपके हाथ से ज़्यादा मेरे हाथ के बने छोले अच्छे लगते हैं। संपदा के हाथ में बहुत स्वाद है, यह मैं जानती हूँ। इसीलिए मुझे उसकी कड़वीली आवाज़ पर हंसी आ गई। मम्मी, आज कमलाबाई नहीं आई? नहीं, उसकी बेटी बीमार है, कल आएगी। संपदा मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। लाओ मम्मी, मिलकर काम निपटाते हैं, मैंने कहा। तुम यह सब छोड़ो, तुम जाकर मेरे रूम में टेबल पर देखो, नई पत्रिका आई है। उसमें मेरी वह कहानी छपी है जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। मैं उसे किचन से हटाना चाहती थी। अरे सच मम्मी, वह तो बड़ी अच्छी कहानी थी, मैं अभी देखती हूँ। वैसे भी मसालों की खुशबू से मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। मम्मी, हमारे आने से आपका काम बढ़ जाता है ना? संपदा की आवाज़ में शर्मिंदगी सी थी। यह काम बढ़ने से मुझे और तुम्हारे पापा को जो खुशी मिलती है, उसका अंदाज़ा तुम लोग नहीं लगा सकती। मम्मी, मुझ पर भी कोई कहानी लिखो ना। अच्छा ठीक है, लिखूंगी। अब तुम आराम करो। और हाँ, सुगदा को फ़ोन कर लो। संपदा मेरे रूम की ओर बढ़ी तो मैंने बिजली की तेज़ी से अपना काम शुरू कर दिया। हाथ अपना काम कर रहे थे और मन अपना। दो ही बेटियां हैं हमारी। यह तो ईश्वर की कृपा है जो दोनों इसी शहर में हैं। दोनों आती जाती रहती हैं। हम दोनों का काम ही कितना था। इसीलिए समय मिलने के कारण मेरा लिखने का शौक़ भी जोरों पर था। कई पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छपती थी, जिसकी सबसे बड़ी प्रशंसक और आलोचक मेरी बेटियां थीं। नवीन तो शाम को ही आते थे। सच तो यह है कि मेरे इस शौक़ ने मेरे अकेलेपन को बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि बेटियों वाली माओं को तो आदत होती है ना कि हर समय घर में गपशप और रौनक का माहौल हो। इसीलिए संपदा के विवाह के फ़ौरन बाद मैं बहुत घबराई, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को संभाल कर अपने काम में व्यस्त कर लिया। मेरी बेटियां दामाद इकट्ठे हुए। सुक्ता के बेटे शौर्य ने खूब रौनक लगा रखी थी। नवीन दोनों दामाद के साथ बातों में व्यस्त थे। हम तीनों बेडरूम में आ गए। शौर्य ने नवीन की गोद में डेरा जमा रखा था। सुक्ता अपने पापा की तरह हर बात साफ साफ कहती थी। अब तो वह और भी बोल्ड हो गई थी, लेकिन संपदा मेरी तरह बहुत ही सोच समझ कर बोलने वाली थी। इस बात का ध्यान रखती थी कि सामने वाले को कोई बात बुरी न लग जाए। अपनी परेशानी जल्दी किसी से शेयर नहीं करती थी, इसीलिए मुझे उसकी चिंता रहती थी। सुगदा ने संपदा से उसके ससुराल के हाल चाल पूछे तो वह बताने लगी कि कैसे पिछली बार जब उसकी नंदे आई थी तो सुभद्रा देवी उसे खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू बताकर अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पर निकल गई। विजय उसकी तबीयत देखकर कहता ही रह गया कि वह खाना बाहर से ले आएगा, लेकिन सुभद्रा देवी ने उसे बुरी तरह डांटा कि बेकार के नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं और सुगदा उसकी बात सुनकर दुखी होते रहे और साथ ही उसे समझाते भी रहे। डिनर हो ही चुका था, दोनों बेटियां चली गईं। एक दिन हमने डिनर शुरू ही किया था कि विजय का फ़ोन आया। संपदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हम तुरंत वहां पहुंचे। संपदा के सास ससुर भी वहीं थे। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? अभी तो काफ़ी टाइम है डिलीवरी में। सुभद्रा देवी जैसे भरी बैठी थी। होना क्या है, आजकल की लड़कियां हैं ही नाजुक। ज़रा सी गर्मी और ज़रा सा काम सहन नहीं होता इनसे। हम लोग कितना काम करते थे, न एसी न कूलर। इसी पीढ़ी में तो जैसे जान ही नहीं है। मैंने नवीन का उड़ा हुआ चेहरा देखा। उनकी तो जैसे बेटियों में जान थी। सुगदा अक्सर कहती थी कि कितने मजबूर होते हैं लड़कियों के माता पिता भी। उनकी बेटी के बारे में ससुराल वाले न जाने क्या क्या कह जाते हैं और वे पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते। इतने में संपदा की डॉक्टर बाहर आई। विजय से कहने लगी, हालत देखी है आपने अपनी पत्नी की, इतना ब्लड प्रेशर, उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। अब उसे टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। शाम तक आप उसे घर ले जा सकते हैं।
सुभद्रा देवी से रहा नहीं गया। लो, अब यह नया ड्रामा। एक तो डॉक्टर ने इन लड़कियों का दिमाग खराब कर रखा है। बड़ी फीस दो, लंबे लंबे बातें सुनो, बस नए जवानी के नए रंग। अपनी माँ की बातें सुनकर विजय शर्मिंदा दिखा। मैंने दबी आवाज में कहा, बहन जी, आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिनों के लिए संपदा को अपने घर ले जाऊं। जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूटा। फौरन बोली, हाँ यह ठीक है, माँ के घर जैसा आराम उसे कहाँ मिलेगा। कुछ ऊंच नीच हो जाए तो सब कहेंगे सास ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन माँ, हम फुल टाइम मेड रख लेंगे तो संपदा को आराम मिल जाएगा। विजय ने कहा तो सुभद्रा देवी ने उसे घूरा। हम संपदा को घर ले आए। मैं व्यस्त हो गई। विजय रोज शाम को चक्कर लगा लेता था। कभी कभी सुभद्रा देवी भी आ जाती थी। संपदा के चेहरे का पीलापन कुछ कम हो रहा था। अब वह आराम से थी। नवीन की तो जैसे पुराने दिन लौट आए थे। पिता पुत्री खूब बातें करते। कठिन से कठिन समय भी यह खूबी होती है कि वह बीत ही जाता है, और संपदा का कठिन समय भी बीत गया। आखिर वह खुशी का दिन आ ही गया जब संपदा एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। सारा परिवार खुशी से खिला जा रहा था। सुभद्रा देवी का मूड भी अच्छा था। बेटे का नाम पार्थ रखा गया। समय बीतता रहा। स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल गई थी। सुभद्रा देवी अपनी बीमारी के कारण घर के मामलों से दूर सी हो गई थी। मैंने कई बार संपदा में आने वाले परिवर्तनों को नोट किया था। वह अब चुपचाप सी रहने लगी थी। धीरे धीरे वह सुभद्रा देवी की बहू बनती जा रही थी। समय का पंछी अपनी गति से उड़ता जा रहा था। संपदा के सास ससुर नहीं रहे थे। सुखदा व संपदा के बच्चे बड़े हो गए थे। नवीन रिटायर हो चुके थे। हम दोनों जीवन की संध्या बेला अपनी बेटियों को फलते फूलते देखकर संतोष से बिता रहे थे। शौर्य पत्नी के साथ अमेरिका रहता था। पार्थ अपनी पत्नी मानसी के साथ संपदा और विजय के साथ रहता था। संपदा कुकिंग में और ही माहिर हो गई थी। अब तो वह बड़े से बड़े शेफ को मात देती थी। घर में किसी न किसी बहाने पार्टियां करती ही रहती थी। हम दोनों को भी आकर ज़बरदस्ती ले जाती थी। एक दिन संपदा सुबह सुबह आई। मैंने पूछा, मानसी कैसी है? अरे मम्मी, क्या हुआ है उसकी तबीयत को? वह तो नॉर्मल है, बस कुछ लड़कियों की आदत होती है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की। संपदा का स्वर ही नहीं, ढंग भी बदला हुआ था। लेकिन संपदा, यह बीमारी तो नहीं है। हर लड़की इन दिनों शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का सामना करती है। इसीलिए पहली बार माँ बनने वाली लड़की अक्सर घबरा जाती है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मैंने उसे समझाया। मैं क्या ध्यान रखूं? वह है ना, उसका ध्यान रखने वाला मुफ्त का गुलाम पार्थ। आज सुबह मानसी नाश्ते के लिए नहीं उठी तो मैंने पास से पूछा तो बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, कमजोरी के कारण उठा नहीं जा रहा है। मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, क्या बताऊं। वह पार्थ को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। उसके रोज़ रोज़ के नाटक को मैं खूब समझती हूँ। आज पूरा दिन लंच और डिनर बनाएगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं तो सुबह सुबह यहाँ आ गई। गुस्से में तेज़ तेज़ बोलती संपदा मुझे कठोर सी लगी। आज सुबह मानसी नाश्ते के लिए नहीं उठी तो मैंने पास से पूछा तो बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, कमजोरी के कारण उठा नहीं जा रहा है। मम्मी, मेरा मूड इतना ख़राब हुआ, क्या बताऊं। वह पार्थ को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। उसके रोज़ रोज़ के नाटक को मैं खूब समझती हूँ। आज पूरा दिन लंच और डिनर बनाएगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं तो सुबह सुबह यहाँ आ गई। गुस्से में तेज़ बोलती संपदा मुझे कठोर सी लगी। ऐसा होता है ना कि अगर किसी ने हमें जीवन में बहुत कष्ट पहुँचाया हो तो मौका मिलने पर हम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जबकि होना तो यही चाहिए कि जिन कष्टों से हम गुजर चुके हैं भी दूसरों को न दें। मैं सोचती रही और संपदा उठकर सुखदा को फ़ोन करने लगी। थोड़ी देर में सुखदा आ गई। सुखदा तो अकेली रहती थी, उसे आना अच्छा ही लगा। शाम होते होते दोनों चली गई। मैं मन ही मन अपनी बेटी के कठोर होते हृदय पर दुखी होती रही। नवीन सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर मुझे तसल्ली देते रहे। मैं जानती थी कि मन ही मन अपनी बेटी की बदलती सोच पर वे दुखी थे।
फिर एक दिन संपदा अचानक आई, कहने लगी, मम्मी संडे को एक पार्टी रखी हूँ, आप और पापा डिनर वहीं करना। मैं पार्थ को आप दोनों को लेने भेज दूँगी। मगर बेटा, किस खुशी में? मैंने हैरानी से पूछा। बहुत दिन हो गए सब मिलकर बैठे नहीं। सुगदा और रवि जीजा भी आ जाएंगे, विजय की कुछ दोस्त भी होंगे। मैंने पूछा, खाना बाहर से आएगा? बाहर से क्यों, हर चीज़ घर पर बनेगी। लेकिन मानसी की तबीयत कितनी ख़राब चल रही है। तुम कुछ महीनों के लिए ये पार्टियाँ छोड़ तो दो, अच्छा ही होगा। घर पर पार्टी हो तो कितना सारा काम निकलता ही रहता है। मानसी का ध्यान रखो, उसे आराम करने दो। मैंने कहा तो वो कुछ बुरा मान गई। बोली, आपको तो उसकी बड़ी चिंता रहती है। मैं भी तो इस हालत में कितना काम करती थी, याद है ना आपको? और यहाँ तो खाना मैं खुद ही बना रही हूँ, उसे खाना आता ही कहाँ है इतना कुछ बनाना। उसके स्वर में मजाक था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उस समय वो मेरी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ सुभद्रा देवी की बहू लग रही थी, बिल्कुल उन्हीं के जैसी, बस अपनी परवाह करने वाली, अपने लिए सोचने वाली। मेरे जीवन में तो ऐसा सास बहू के रिश्ते की कटुता कहीं थी ही नहीं। नवीन के माता पिता जब तक रहे मैंने हमेशा उन्हें आदर दिया था और बदले में मुझे पुरस्कार के रूप में मिलता रहा उनका ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, आप दोनों आ जाना। संपदा ने कहा तो मैंने एकदम एक निर्णय ले लिया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, रुको बेटा, तुम हमेशा ये कहती थी ना कि मेरे ऊपर कहानी लिखो। हाँ मम्मी, मगर वह तो बहुत पुरानी बात हो गई। तुम्हारी कहानी मैंने लिखी तो थी, उस कहानी में तो मेरे अनुभव, स्नेह और आंसुओं का रंग भी शामिल हो गया था, लेकिन मैंने उसका अंत नहीं किया था। कई दिन यही सोचने में बीत गए कि कहानी का अंत कैसे करूं, कि यह एक खूबसूरत भी हो जाए और पूरी भी। मैं संपदा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और अपनी फाइल निकालकर उसे दे दी। लो, इसे पढ़ो और बताओ कि मैं इस कहानी का अंत कैसे करूं। मैं फाइल उसे देकर कमरे से बाहर आ गई। बहुत देर बाद जब रोई रोई आंखों वाली संपदा आकर मुझसे लिपटी तो मुझे विश्वास हो गया कि इस कहानी को एक नया अंत मिल गया है और मानसी संपदा जैसी जीवन बिताकर एक और संपदा नहीं बनेगी जो सुभद्रा देवी जैसी है, क्योंकि स्त्री हमेशा ही स्त्री की दुश्मन नहीं होती बल्कि उसकी हमदर्द और दोस्त भी हो सकती है। मैंने भावुक होकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मेरे सामने सुभद्रा देवी की बहू नहीं, मेरी बेटी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।